तो स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो पियानो बजाने में बहुत ही माहिर था, लेकिन अचानक जंग ने उसकी दुनिया तहस नहस कर दी। शहर पर जर्मन फौज का कब्जा हो गया और इस कलाकार को अपनी जान बचाने के लिए छिपते छिपाते रहना पड़ा। दुख, भूख, डर और अकेलेपन से जूझते हुए उसकी मुलाकात होती है एक जर्मन सैनिक से जो उसकी मदद करता है। लेकिन सवाल ये है, क्यों? क्या वो सच में उसकी मदद कर रहा है या इसमें भी कोई चाल छिपी है? तो आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1939 में पोलैंड बताया जाता है, जहां वार्शो शहर में व्लादिस्लाव स्पीलमैन नाम का एक पियानो बजाने वाला रेडियो स्टेशन पर पियानो बजा रहा होता है। व्लादिस्लाव, जिसे हम व्लाद कहेंगे, ये पहले से ही अपने पियानो बजाने की कला के लिए काफी मशहूर है। इसी समय के दौरान जर्मनी ने यूरोप के अलग अलग देशों पर हमला करना शुरू कर दिया था और अब एक दिन जब व्लाद अपने पियानो में मग्न था, तभी जर्मन सेना ने शहर पर बम गिरा दिए। अचानक हुए धमाके से हर कोई भागने लगा। इस धमाके में व्लाद के सिर पर चोट लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। बाहर निकलते ही उसे एक लड़की मिलती है जो उससे कहती है, मुझे आपका पियानो बजाना बहुत पसंद है। ये लड़की डोरोथा है जो वार्सो में अपने परिवार के साथ रहती है। व्लाद जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी फैमिली शहर छोड़ने की तैयारी कर रही है। उसकी माँ भी उससे कहती है कि वो अपना सामान पैक कर ले क्योंकि हालात बहुत खराब हो जा रहे हैं। लेकिन व्लाद अपने शहर को छोड़ने से मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ बचपन से पला बढ़ा था। उसकी इस जिद के चलते उसकी पूरी फैमिली भी वहीं रुक जाती है, भले ही उन्हें पता हो कि हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जर्मन सेना वारसा पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है और यहीं से व्लाद और उसकी फैमिली के संघर्ष की कहानी शुरू हो जाती है। कब्जा करने के बाद जर्मन फौजी एक सूचना जारी करती है जिसमें कहा जाता है कि यहूदी लोग अपने पास 2000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं रख सकते और ना ही वो कोई व्यवसाय चला सकते हैं। जिसके बाद एक दिन व्लाद डोरोथा से मिलने जाता है और इनमें अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, लेकिन ये कहीं मिल नहीं सकते क्योंकि व्लाद को रेस्टोरेंट या पार्क जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये यहूदी है और डोरोथा एक क्रिश्चियन है। कुछ दिनों बाद एक और आदेश जारी होता है जिसमें लिखा होता है कि सभी यहूदी लोगों को अपनी बाहों पर सफेद कपड़ा पहनना होगा जिस पर एक तारा बना होगा और अगर कोई यहूदी इस कपड़े के बिना अपने घर से बाहर निकला तो उसे मार दिया जाएगा। ये यहूदियों के लिए एक बड़ी परेशानी थी, लेकिन इसके बारे में वो लोग कुछ सोच पाते उससे पहले ही एक नया आदेश आ जाता है जिसमें कहा गया था कि सभी यहूदी लोगों को अपने घरों को छोड़ना होगा। सरकार उन्हें एक ऐसी जगह पर भेजेगी जहाँ केवल यहूदी ही रहेंगे। धीरे धीरे व्लाद के परिवार की स्थिति बिगड़ने लग जाती है। उनके पास जो भी पैसे थे वो अब खत्म हो चुके हैं और कोई भी क्रिश्चियन उनकी मदद करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो यहूदी है। ऐसे में व्लाद को अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना पियानो बेचना पड़ता है। कुछ समय बाद यानी कि 13 अक्टूबर 1940 को सभी यहूदी लोगों को मजबूरन अपने घर छोड़ने के लिए कहा जाता है। वो अपने परिवार के साथ एक कैंप में चले जाते हैं जहाँ सभी यहूदी लोगों को रखा गया था। ये जगह बेहद छोटी थी, लेकिन उनके पास रहने का कोई और रास्ता भी नहीं था। इस स्थान के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी की गई थी जिससे वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अनजान थे। कैंप के अंदर धीरे धीरे लोगों की स्थिति और खराब होती जा रही थी। पैसे की कमी थी, खाने का संकट था और जर्मन फौज उन पर बर्बरता से जुल्म कर रहे थे। इसी बीच व्लाद के घर पर एक ऑफिसर आता है। यह ऑफिसर भी यहूदी है, लेकिन बावजूद इसके वो जर्मन सरकार के लिए काम करता है। वो व्लाद और उसके भाई को भी जर्मन सरकार के लिए काम करने की सलाह देता है, लेकिन व्लाद और उसका भाई इस ऑफिसर को सीधे सीधे ठुकरा देता है। कुछ समय बाद व्लाद को एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाने का काम मिलता है। हालांकि यहाँ उसे बहुत कम सैलरी मिलती है, लेकिन घर के खर्चे को चलाने के लिए वो इसे करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जर्मन फौज भी यहूदियों पर अत्याचार कर रही थी। धीरे धीरे इस कैंप के हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। लोग सड़कों पर मरे पड़े होते हैं और उनकी लाशों को उठाने वाला कोई नहीं होता। और अब 16 अगस्त 1942 को जर्मन फौज सभी यहूदी लोगों को उनके घरों से बेघर कर देती है और उन्हें एक नई जगह पर भेजे जाने की योजना बनाती है। यहाँ पर इन सभी लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। इंतजार छोड़िए, इन्हें वहां पानी तक पीने नहीं दिया जाता। हम और आप तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन पर क्या बीत रही होगी। जैसे जैसे समय बीतता है सभी को भूख सताने लगती है। अब व्लाद की पूरी फैमिली आपस में ही पैसे इकट्ठा करके एक कैंडी खरीदते हैं और उसे 6 टुकड़ों में बांटकर अपने आप को समझा लेते हैं। कुछ समय बाद एक ट्रेन वहां पहुंचती है और लोग एक एक करके उसमें चढ़ने लगते हैं, लेकिन वही ऑफिसर जो पहले व्लाद के घर आया था व्लाद को उसकी फैमिली से अलग कर देता है और उसे बताता है कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि इनमें से कोई भी वापस नहीं लौटेगा। व्लाद को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी फैमिली और बाकी के लोगों का क्या होने वाला है। अब कोई भी जिंदा नहीं लौटने वाला।
इसलिए वो वहां से भाग निकलता है। उसी कैंप में जाता है जहां वो पहले अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, लेकिन वहां जर्मन सैनिकों ने पूरी तबाही मचा रखी थी। सब कुछ बिखरा हुआ था और पहले जैसा कुछ भी नहीं था। वहां लाशें चारों ओर बिखरी हुई थी। वलाद जब घर के अंदर जाता है तभी उसे अलमारी में एक आदमी छिपा हुआ मिलता है। वो आदमी वलाद को अंदर आने के लिए कहता है और बताता है कि वो इसी अलमारी के अंदर कई दिनों से छिपा हुआ है और अब वलाद भी उसी अलमारी में छिप जाता है। कुछ दिनों तक छिपे रहने के बाद जब हालात थोड़े शांत होते हैं तो वलाद उस आदमी के साथ मिलकर यहूदी लोगों के ग्रुप में जाकर शामिल हो जाता है। भले ही वलाद एक पियानो बजाने वाला हो, लेकिन अब उसे मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि जर्मन सैनिकों का अत्याचार अभी भी जारी है। वो किसी को भी किसी भी समय बिना किसी कारण के मार सकते हैं। इस ग्रुप के साथ रहते हुए वलाद की कई लोगों से दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये लोग जर्मन सैनिकों के अत्याचारों के खिलाफ खड़े होते हैं और विद्रोह करने का फैसला करते हैं। अब समूह में एक आदमी हर हफ्ते बाजार में सामान लाने जाता था और वो हमेशा अपने साथ हथियार भी लाता था। वलाद इन हथियारों को संभाल कर रखता था। अब जब स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, वलाद ने वहां से भागने का निर्णय लिया और सीधे वो अपने पुराने क्रिश्चियन दोस्त के पास पहुंचता है। उसे देखकर वो दोस्त बहुत खुश हो जाता है। वलाद उसे छिपने के लिए एक जगह मांगता है और उसे अपनी हालात के बारे में बताता है और उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वलाद का दोस्त उसे एक शख्स से मिलवाता है और कहता है, ये आदमी तुम्हारा ध्यान रखेगा, और फिर वहां से वो चला जाता है। वो शख्स वलाद के लिए खाने का इंतजाम करता है। ये जगह उस कैंप के काफी करीब थी जहां पहले वलादिस्लाव यानी कि वलाद रहा करता था, इसलिए उसे यहाँ कुछ हद तक सुरक्षित महसूस होता है। कुछ दिन बाद वो आदमी वलाद को एक चिट्ठी देता है जिस पर एक पता लिखा होता है। वो कहता है, अगर कभी भी तुम्हें यहाँ खतरा महसूस हो तो बिना वक्त गवाए इस पते पर चले जाना। ये कहकर वो आदमी भी वहां से चला जाता है और काफी समय बाद वलाद चैन की नींद सो पाता है। और 19 अप्रैल 1943 का दिन आता है जब वलाद के बाकी साथी जर्मन सेना के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। वो उन पर हमला कर देते हैं क्योंकि उनके पास अब पर्याप्त हथियार इकट्ठे हो चुके हैं। ये लड़ाई वलाद के ठिकाने के बेहद करीब हो रही थी, जिससे वो बहुत घबरा जाता है। लेकिन उसके साथी इस विद्रोह में कामयाब नहीं हो पाते और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगले दिन वही आदमी वापस आता है जिसने पहले वलाद का ख्याल रखा था। वो वलाद से कहता है, यहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन वलाद साफ इनकार कर देता है और कहता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कुछ दिनों तक अकेले उस घर में रहने के बाद वलाद का खाना खत्म हो जाता है। एक दिन जब वो किचन में कुछ खाने की तलाश कर ही रहा होता है तो गलती से प्लेट्स गिर जाती है और उनके टूटने की आवाज काफी दूर तक सुनाई देती है। इस शोर से आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि वहां कोई छिपा हुआ है। इससे पहले कि वो लोग जर्मन सैनिकों को बुला पाते, वलाद उस जगह को जल्दी से छोड़कर भाग निकलता है। बाहर बहुत ठंड थी, तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक पता है। वो उस पते को पढ़कर मुश्किल से उस जगह पर पहुंच पाता है और अब जैसे ही दरवाजा खुलता है वलाद की नजर डोरोथा पर पड़ती है, जिसे देखकर ये थोड़ा सहम जाता है। अब डोरा की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ रहती है। डोरा का पति वलाद की मदद करने के लिए तैयार होता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। ये घर जर्मन मिलिट्री हॉस्पिटल के पास है, जिससे वलाद को छिपकर रहने में आसानी होती है। जिसके बाद डोरा का पति रोज वलाद के लिए खाना और आवश्यक चीजें लाता रहता है ताकि वो सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। कुछ दिनों के लिए वलाद इसी घर में छिपा रहता है, लेकिन अब अचानक डोरा के पति ने आना बंद कर दिया था। समय बीतता है और उसका खाना खत्म हो जाता है। कई दिनों बाद डोरा का पति फिर आता है और वलाद के लिए खाना लाता है, लेकिन तब तक वलाद बहुत कमजोर हो चुका था। उसे बताया जाता है कि अब यहाँ रहना जोखिम भरा हो गया है, इसलिए यहाँ आते वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इसके बाद वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और वलाद फिर से कई दिनों तक अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद डोरा और उसका पति फिर से वलाद से मिलने आते हैं, लेकिन तब तक वलाद इतना कमजोर हो चुका था कि वो चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं होता। उसे एक जगह लेटे रहना पड़ता है। उसके पास इतने कम संसाधन थे कि उसे जॉन्डिस हो गया था। डोरा का पति एक डॉक्टर दोस्त को बुलाता है जो बच्चों का डॉक्टर है, लेकिन वो वलाद का इलाज करता है। इलाज के बाद डोरा और उसका पति उस जगह से चले जाते हैं और वलाद फिर से अकेला रह जाता है। थोड़े दिनों के बाद यहूदी सेना जर्मन मिलिट्री हॉस्पिटल पर हमला करती है। इस हमले में कई जर्मन सैनिक मारे जाते हैं और इस कारण से ये जगह भी अब जर्मनों की नजर में आ जाती है। उन्हें पता चलने लगता है कि इस इलाके में कोई छिपा हुआ हो सकता है। उस इलाके में कई लोग छिपे हुए होते हैं, इसलिए जर्मन सैनिकों ने हर इमारत को आग लगा दी। आग से पूरा इलाका जलने लगा, जिसके कारण वलाद को फिर से भागना पड़ता है। बहुत संघर्ष करने के बाद वो किसी तरह उस घर से भागने में सफल हो जाता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से बेघर हो गया था और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं बचा था। और अब वलाद छिपते छिपाते खंडर घरों में खाना ढूंढने लगता है ताकि जर्मन सैनिक उसे ना देख पाए। वो एक ऐसे शहर में पहुंच जाता है जहां की सारी इमारतें जर्मन फौज ने तबाह कर दी थी। वो हर घर की तलाशी लेने लगता है
और आखिरकार उसे एक घर में खाने का एक डिब्बा मिल जाता है। जब वो उस डिब्बे को खोलने की कोशिश करता है तो अचानक से एक आवाज होती है और एक जर्मन सैनिक वहां आ जाता है। सैनिक वलाद को देख लेता है और उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है। वलाद जवाब देता है कि वो एक पियानिस्ट है और पियानो बजाता था, लेकिन युद्ध के चलते उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उस घर में एक पियानो पड़ा हुआ था, जिसे देखकर जर्मन सैनिक वलाद से कहता है कि वो उसे बजाए। डरते हुए वलाद पियानो पर एक धुन बजाता है। वो धुन सैनिक को बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो इतना प्रभावित हो जाता है कि वलाद को उसी घर में छिपकर रहने की अनुमति दे देता है। इसके बाद वो सैनिक रोज वलाद से मिलने आने लगता है। हर बार वो वलाद के लिए खाना भी लाता है और बदले में उसे पियानो सुनने को मिलता है। ये सिलसिला कुछ समय तक चलता रहता है। फिर एक दिन वो सैनिक वलाद से मिलने आता है और कहता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। जर्मन ऑफिसर वलाद को बताता है कि अब उनका समय खत्म होने वाला है, क्योंकि मौसम बेहद सर्द हो गया है और हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऑफिसर उससे ये कहकर अलविदा कहता है कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और वलाद इस सुनसान बिल्डिंग में कुछ और दिन गुजारता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उसका शहर वॉर्सो अब जर्मन के कब्जे से मुक्त हो चुका है। कई देशों की संयुक्त सेना ने जर्मन फौज को हराकर शहर को आजाद कर दिया था। वलाद बहुत दिनों के बाद आखिरकार बिल्डिंग से बाहर आता है और खुली हवा में गहरी सांस लेते हुए आजादी का एहसास करता है। और अब हम एक मिलिट्री कैंप को देखते हैं, जहां कई जर्मन सैनिकों को बंदी बनाकर रखा गया था। इन बंदी सैनिकों के बीच वही जर्मन ऑफिसर भी मौजूद था जिसने वलाद की मदद की थी। वो ऑफिसर एक व्यक्ति जो कि संगीतकार था, उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम वलाद को जानते हो? व्यक्ति जवाब देता है, उसे कौन नहीं जानता। ऑफिसर उससे कहता है कि वो वलाद को बताए कि मैं इस कैंप में हूँ, ताकि वलाद उसे ढूंढ सके। इसके बाद वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और अब हमें कुछ समय बाद बताया जाता है जहां वलाद फिर से अपने पियानो के पास लौट चुका है और रेडियो स्टेशन में पियानो बजाना शुरू कर देता है। एक दिन उसी रेडियो स्टेशन में वो व्यक्ति आता है जिसने जर्मन ऑफिसर से मुलाकात की थी। वो वलाद को उस ऑफिसर के बारे में बताता है और वो वलाद को उस जगह पर ले जाता है, लेकिन अब वो कैंप खाली हो चुका है और सैनिकों को वहां से हटा दिया गया है। शायद हालात अब पूरी तरह से बदल चुके थे। इतनी कठिनाइयों और संघर्ष के बाद वलाद अपने बीते हुए जीवन पर नजर डालता है। उसे एहसास होता है कि किस तरह उसने मौत के करीब रहकर हर पल को जिया। वो सोचता है कि किस तरह वो हर मुश्किल से लड़ते हुए आगे बढ़ा और आखिरकार जिंदा बच सका। उसकी आंखों के सामने अपने जीवन के हर संघर्ष की तस्वीरें घूमने लगती हैं। भूख, ठंड, अकेलापन और हर कदम पर मौत का साया। ये सोचते हुए वो एक गहरी सांस लेता है, जैसे वो खुद को उस दौर से पूरी तरह से आजाद कर चुका हो। 6 जुलाई 2000 को 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो संगीत की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ गए, वही जर्मन ऑफिसर जिसने वलाद को छिपाकर उसकी जान बचाई थी। उसका नाम कैप्टन विल्म हॉसेफेल्ड था। समय के साथ उनकी भी मृत्यु हो गई और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।